सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। बता सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। बस ये मत बोल देना कि ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नहीं जी, ना तो वो एसी को डीसी में करता है, ना तो वो डीसी को एसी में। ये वाले आंसर है ना जो डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं ना वो देते हैं। मणिपाल वाले बच्चे ये आंसर देते हुए अच्छे नहीं लग रहे। अब देखो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये वोल्टेज को क्या करता है, या तो कम करता है या फिर वोल्टेज को ज़्यादा करता है। बट इसकी एक कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। ओके। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो पंजाब है। पंजाब सुना है? पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, वो सुना है? भाखड़ा नंगल डैम बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ओके। अब पन क्या? कहाँ पे? अच्छा, किस चीज़ का? अरे ना, मतलब किस चीज़ का इन द सेंस कि हाइड्रो है, कौन सा है, थर्मल है? अच्छा, चलो पन पावर प्लांट ना प्राइवेट नहीं होते, गवर्नमेंट के होते हैं। चलो इस पे आ जाओ। पंजाब से इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली जनरेट हो रही है, ठीक है? पंजाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और पंजाब से कहाँ आ रही है, दिल्ली आ रही है। ओके। हमारे इंडिया में जितनी भी जनरेशन होती है वो सब कितने वोल्टेज पे होती है, 11 किलो वोल्ट पे। 11 किलो वोल्ट का मतलब क्या है, हमारे पास 11,000 वोल्ट। इंडिया में जो भी होगी वो 11,000 वोल्ट पे होती है, मेनली 33 पे भी होते हैं बट जो मेजोरिटी रहती है वो 11 किलो वोल्ट की रहती है। और अब अगर हम इतनी कम वोल्टेज में मैं इलेक्ट्रिसिटी भेज दूं पंजाब से दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, लॉसेस होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, राइट? तो बेसिकली हमें क्या करना है, लॉसेस को कम करना है, राइट? तो लॉसेस को कम करने के लिए हमारे पास लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। हम्म। हमारे पास लॉसेस का क्या फॉर्मूला होता है, I²R होता है। अगर मैं करंट को कम कर दूं तो मेरे पास लॉसेस जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है P=VI, जिसमें पावर क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं मेरे को अब बेसिकली क्या करना है, करंट को कम करना है। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो जैसे तुम मार्केट से मान लो 10 वॉट का बल्ब लाए तो वो तो 10 ही वोट लेगा ना। अगर तुम करंट कम कर रहे हो तो वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, वोल्टेज कम कर रहे हो तो करंट बढ़ानी पड़ेगी, राइट? तो हमारा टारगेट क्या है, हमें लॉसेस को करना है कम। लॉसेस को करना है कम मतलब करंट को करना है कम, और करंट को कम करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पंजाब में ही हमने क्या यूज़ करा, ट्रांसफॉर्मर यूज़ करा। ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, जिससे मेरी वोल्टेज 11 किलो वोल्ट से कितने वोल्टेज पे हो गई, मान लेते हैं 440 किलो वोल्ट पे हो गई, ठीक है? अब वोल्टेज को मैं बढ़ा रही हूँ तो उसके लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे। ओके, गॉट इट? वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो स्टेप अप यूज़ करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं तो स्टेप डाउन यूज़ करते हैं। अब तुम्हें ये रीज़न पता लग गया कि पंजाब में हमने क्यों वोल्टेज बढ़ाई, क्योंकि मेरे पास अगर मुझे इतनी दूर भेजना है, पास के पास भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब के पंजाब में भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मुझे दिल्ली में भेजनी है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दी, वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो गई, करंट कम होने से लॉसेस कम हो गए, ठीक है? अब मान लो तुम्हारी दिल्ली आ गई इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो गई, दिल्ली आ गई, ठीक है? अब दिल्ली में कितनी आई, 440 किलो वोल्ट। अब मुझे इतनी ज़्यादा तो चाहिए नहीं। हमारे घरों में कितनी होती है पता है? हमारे घरों में वोल्टेज कितनी आती है, सिर्फ 220 वोल्ट। हाँ,
और ये 440 किलो वोल्ट बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ओके। अब दिल्ली में भी आके फर्दर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो गई, वेस्ट दिल्ली होएगी, ईस्ट दिल्ली होएगी, साउथ दिल्ली होएगी, नॉर्थ दिल्ली होएगी। तो अब अगेन दो 440 से मैंने 11 किलो वोल्ट पे कर दी, तो 11 किलो वोल्ट तो हमें चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए ना। 11 किलो वोल्ट से फर्दर हम और क्या कर देंगे, जैसे वेस्ट दिल्ली वाले एरिया में 11 किलो वोल्ट से 415 वोल्ट पे कर दी, फिर 415 से और कम कर देंगे 220 तक। ठीक है। तुमने देखा होगा जो तुम्हारे घर के जो मेन रोड पे जो वायर जाती है ना, वो कितने वोल्टेज की होती है, वो 11 किलो वोल्ट की होती है। तो अब तुम्हें ये पता लग गया हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं, वोल्टेज को कम करने के लिए या फिर वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की, ताकि हमारे पास लॉसेस कम हो जाए। अब मैं दिल्ली से दिल्ली में अगर ट्रांसमिट कर रही हूँ, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं पंजाब से दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही हूँ, तो उसको मैं मेरे मुंह से भी देखो ये निकला, ट्रांसमिट कर रही हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, तुम्हारी जनरेशन। तो पूरा का पूरा पावर सिस्टम इन तीन चीज़ों पे घूमता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जनरेशन हो गई इलेक्ट्रिसिटी। अब पंजाब से लेकर तुम्हारे घरों तक आ रही है, ट्रांसमिशन हो गई। क्योंकि पता क्या होता है, वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस होती है। वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है। इंस्टेड ऑफ कि हम थर्मल से करेंगे तो वो बहुत महंगी भी पड़ती है और वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो हम ये सब वो प्रेफर करते हैं कि दूर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम दूर भेज दें। अब दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी तरह एक होता है सब ट्रांसमिशन। सब ट्रांसमिशन क्या होता है हमारे पास, मान लो पंजाब से इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, बीच में हरियाणा में आके रुक गई, हरियाणा से फिर दिल्ली जा रही है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो, पंजाब और हरियाणा पास पास हो गए, पंजाब और दिल्ली दूर हो गया, तो पंजाब से दिल्ली में आ रही है तो वो ट्रांसमिशन हो गई। बट अगर पंजाब से हरियाणा में आ रही है तो वो क्या हो गया, सब ट्रांसमिशन। फिर हरियाणा से दिल्ली में जा रही है, समझ रहे हो, हरियाणा से क्या हो रही है, दिल्ली में जा रही है, तो वो सब ट्रांसमिशन का पार्ट हो गया। गॉट इट, कि ट्रांसफॉर्मर हमारा क्यों यूज़ होता है। अब इसके बाद देखो ट्रांसफॉर्मर हमारा काम कैसे करता है। ट्रांसफॉर्मर ये होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम हमेशा 1 से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम हमेशा 2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज हमने कितनी दी है, V1, और यहाँ पे हमारे पास क्या कनेक्ट होता है, लोड कनेक्ट होता है। जैसे तुमने देखा होगा अपने घर के पास वाला ट्रांसफॉर्मर देखा है, हाँ, जो भी तुमने अपने घर के पास वाला ट्रांसफॉर्मर देखा, उसमें देखा होगा एक साइड से तो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है, तो ये जो सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट वाली सप्लाई है, और दूसरी साइड से तुम्हारा घर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा घर कनेक्ट है, लोड मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, घर कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब जो भी प्राइमरी साइड वाली चीज़ है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। जो भी सेकेंडरी साइड वाली चीज़ है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 2 से। तो यहाँ पे करंट I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2, ये नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये नंबर ऑफ टर्न्स N2। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, E1, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी ये कितनी होगी, E2। जो E1 इंड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ओके। और जो E2 इंड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके। तुमने यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे है, तुमने अपने लिए गिफ्ट खरीदा, वो क्या हो गया, सेल्फ। तुम्हारे पास पैसे है, तुमने अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदा, वो क्या हो गया, म्यूचुअल। यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, यहीं पे हमारे पास EMF इंड्यूस हो रहा है, वो क्या हो गया, सेल्फ। यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे ही दूसरी साइड में हमारे पास EMF इंड्यूस हो रहा है, वो क्या हो गया, म्यूचुअल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस मटेरियल में क्या होता है, हमारे पास फ्लक्स होता है। ठीक है। अब ये ये जो बताया, मैंने कंस्ट्रक्शन बताया,
इसमें मैंने ये बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं और प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। प्राइमरी में हम सप्लाई दे रहे हैं और सेकेंडरी में हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो करती है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये किसने दिया था, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, ये वही है। तो ये क्या है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसने क्या कहा था, फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, वैसे ही तुम्हारी ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। राइट। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं होगी। राइट। तो मेनली क्या ज़रूरी है फेराडे के हिसाब से, फ्लक्स का चेंज होना। ठीक है। अब बात आती है फ्लक्स कब चेंज होगा। फ्लक्स तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। अगर तुम एसी करंट दोगे तो एसी करंट में करंट हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कौन सी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई दी है। अगर मैं एसी सप्लाई दे रही हूँ तो करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज होगा। और फेराडे ने कहा था जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे दो टाइप्स की ईएमएफ इंड्यूस हो गई, ई1 और ई2। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, अगर मैं डीसी दूंगी तो क्या करंट चेंज होगा, नहीं होगा ना। अगर करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फैराडे के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं होगी। तभी हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पे काम करता ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी। वो हमेशा किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पे काम करता ही नहीं है। ठीक है। ये क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कोर टाइप और एक होता है हमारे पास शेल टाइप। ये जो जैसे मैंने समझाया था ये वाला होता है हमारे पास कोर टाइप और ये क्या होता है हमारे पास शेल टाइप। ठीक है। कोर टाइप में इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो मैंने यहाँ पे बताई है। ये हमने क्या पढ़ा है, कोर टाइप। शेल टाइप में हमारे पास सेंट्रल लिम्ब होता है, सेंट्रल लिम्ब पे प्राइमरी वाइंडिंग अटैच होती है ऐसे, और सेंट्रल लिम्ब पे सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच होती है ऐसे। यहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, प्राइमरी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर देते हैं। बस कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, काम इसका भी यही है और काम उसका भी वही है। ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई डाउट। अब कोर टाइप में कैसे बनाते हैं, जैसे या तो यू शेप बना, एल शेप बना दो, दो एल शेप को कंबाइन कर दो तो ये बन गया कोर टाइप, है ना। और शेल टाइप हम कैसे बनाते हैं, ई शेप बना दो और एक आई शेप बना दो। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसकी एक होती है ई शेप लेमिनेशन, एक मिनट, और इसकी होती है आई शेप लेमिनेशन। देखो ई शेप का तुमने मटेरियल बनाया, आई शेप का मटेरियल बनाया, उन दोनों को जोड़ दिया, ये तुम्हारी बन गई सेंट्रल लिम्ब। सेंट्रल लिम्ब पे प्राइमरी साइड पे कनेक्ट कर दिया और सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट कर दिया। तो ये कौन सी कंस्ट्रक्शन बन गई, शेल टाइप। और ये वाली जो है ये सिंपल वैसे ही है, ये वाली कौन सी कंस्ट्रक्शन बन गई, कोर टाइप। कहानी तो खुद बना ही लोगे तुम, थोड़ा सा कंटेंट पता होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं इसमें हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन, कि अगर तुम्हारी ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, फैराडे ने क्या कहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए किन किन फैक्टर्स पे ईएमएफ डिपेंड करती है। तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 4.44 NF/m, जिसमें अगर E2 होगा तो ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड करेगी,
नंबर ऑफ टर्न्स N2 पे डिपेंड करेगी, राइट। और अगर इवन होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स N1 पे ही डिपेंड करेगी, राइट। अब तो मुझे बताओ कि अगर N2 की वैल्यू ज़्यादा है N1 से, तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? हाँ, स्टेप अप। N2 की वैल्यू ज़्यादा है तो E2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेकेंडरी साइड पे ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगा, स्टेप अप। इसी तरह वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 4.44 से 44.44 कट गया, फ्रीक्वेंसी से ये कट गया, क्या बचा, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, राइट। इज इक्वल टू, अगर E2 है तो V2 भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, V1 भी क्या होगा, उसी के हिसाब से होगा। बस करंट उल्टा चलता है, तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट क्या होगी, कम होगी, तो करंट उल्टा हो जाएगा, I1/I2 इज इक्वल टू K। इस K को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। हम्म, ये तो हो सकता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दे, बट अगर तुमसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ भी पूछो, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये सब लिख के आ जाना, जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से, थ्योरी में अगर पूछा हो तो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस। अब तुमने जैसे जो चीज़ पढ़ रहे हो, लॉसेस भी वो उसी में ही होंगे। तुमने सिर्फ दो चीज़ पढ़ी है, एक तो तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मर है, लोहे का मटेरियल है ना, लोहे का बना होता है, तो इसको हम, इसमें जो लॉसेस होंगे उसके लॉसेस को क्या कहेंगे, आयरन लॉसेस। दूसरी चीज़ तुमने क्या करी है, वाइंडिंग यूज करी है, वाइंडिंग कॉपर मटेरियल के है, तो जो दूसरे लॉसेस होंगे वो कौन से लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस। दो चीज़ यूज़ करी तो लॉसेस भी तो दोनों उसी में ही होंगे, बस सिंपल है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आयरन लॉसेस को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस और एक होता है हमारे पास एडी करंट लॉसेस, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉसेस को हमें हटाना होता है, ये हम कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन कर दूं, नहीं, एडी करंट लॉसेस को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन कर दूं तो हमारे पास एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और हिस्टेरेसिस लॉसेस को कैसे हटा दूं, अगर मैं लोहे के मटेरियल की जगह मैं सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज़ कर लूं तो उससे हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली सिलिकॉन स्टील महंगा पड़ता है तो हम देखते हैं कि कहाँ हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दो टाइप्स के लॉसेस होते हैं। लैमिनेशन मतलब क्या होता है, मान लो तुमने एक ब्रेड ली बड़ी सी, उसके पतले पतले स्लाइसेस कर दिए, पतले पतले स्लाइसेस करके वापस उसे जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगी, लैमिनेशन। तो इसलिए जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो लैमिनेटेड बेस्ड होता है। कभी तुमने देखा भी होगा ट्रांसफॉर्मर में वो पतली पतली सी, मतलब लोहे की वो स्लाइसेस काट के फिर उसको चिपकाया हुआ होता है, उससे हमारे पास एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। लास्ट, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी। अगर मैं तुम्हारी एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एडी करंट लॉसेस याद है, तुमने कभी ट्वेल्थ में पढ़ा होगा हिस्टेरेसिस लॉसेस का BH कर्व, याद आया। हाँ बस, इसमें ज़्यादा तुम्हें डिटेल में जाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है हिस्टेरेसिस लॉसेस है तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज़ करके। और अगर तुम्हें एडी करंट लॉसेस को कम करना है तो तुम क्या यूज़ करोगे, लैमिनेशंस, बस, ओके। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर मैं तुम्हारी एफिशिएंसी की बात करूं कि मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, उसमें से तुम 4 क्वेश्चन कर पाए, तो तुम्हारी कितनी परसेंट एफिशिएंसी हुई, एक 80%। तुमने कैसे कैलकुलेट करा, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए, वो क्या हो गई तुम्हारी इनपुट, तुमने उसमें से 4 क्वेश्चन करे, वो क्या हो गई तुम्हारी
तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये फॉर्मूला होता है। पावर का आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट को मैं ये लिख सकती हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने दिए उसमें से तुमने 4 क्वेश्चन करे प्लस एक क्वेश्चन लॉस हो गया, तो इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, आउटपुट पावर तुम्हें पता है एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट है तो सेकेंडरी साइड और एक्टिव पावर है तो वी आई कॉस फाई। सिमिलरली यहाँ पे वी टू आई टू कॉस फाई टू। लॉसेस दो टाइप्स के पढ़े ही है हमने, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होती है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। ये तुम्हारा लास्ट था ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी।